नमस्कार सभी को। मैं विनोद कुमार, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय रखोली, जिला मोहाली, पंजाब क्लस्टर 1, संभाग चंडीगढ़। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वो इतिहास का पाठ 7वां, देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। जैसा कि पाठ के शीर्षक से पता चलता है कि ये पाठ शिक्षा के बारे में है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम हमारा एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से था और किस प्रकार से उन्होंने उसको नए तरीके से रेनोवेट कह लीजिए, डेवलप किया। पिछले अध्याय में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से हमारे आर्थिक रूप से कर व्यवस्था, राजाओं और महाजनों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया, व्यापार पर एकाधिकार किया। तो उसके साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों पर उन्होंने किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए, या हमारी शैक्षणिक गतिविधियां जो चल रही थी, हमारे स्कूल जो चल रहे थे, उनको किस दृष्टि से वो देखते थे। इस पाठ में हम निम्न बातों की चर्चा करेंगे। अंग्रेज भारतीय शिक्षा को कैसे देखते थे, प्राच्यवाद की परंपरा क्या थी, प्राच्यवादी शिक्षा क्या थी, पूर्व की जघन्य गलतियां क्या थी, जेम्स मिल और मैकाले के विचार, व्यवसाय के लिए शिक्षा, वुड्स डिस्पैच 1854 में पारित हुआ था। ये भारतीय शिक्षा में मील का पत्थर का काम करता है। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, विलियम एडम्स की रिपोर्ट क्या थी, नई दिनचर्या और नए नियम, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। ये विचार महात्मा गांधी के थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। गांधी जी की शिक्षा के विचार, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये भी गांधी जी ने कहा था। टैगोर का शांति निकेतन, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की, बिना सारणी और बिना पाठ्यक्रम के वो चाहते थे एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए। शुरुआत से अभी तक शिक्षा में अनेक प्रयोग हुए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। ये भी एक नया प्रयोग है कि आप सभी को अब ऑनलाइन क्लास लगानी पड़ रही है। तो इन सभी बातों का हम चर्चा करेंगे इस पाठ में। शुरुआत आपकी होती है इस तस्वीर से। जब आप बुक देखेंगे तस्वीर आपको दिखाई देगी। ये पुरानी बुक का चित्र है, इसमें पाठ 8 दिखाया गया है, लेकिन बुक नई आई है उसमें पाठ 7 है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई पड़ रहे हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रियाएं दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। विलियम जोन्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 1783 में कोलकाता आए थे। आप सभी को पता है कोलकाता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट खुला था, स्थापित किया गया था 1773 में। तो वहाँ पर नौकरी करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया था जूनियर जज के रूप में। तो विलियम जोन्स एक बहुत अच्छे वक्ता, भाषाविद, अनेक भाषाओं को जानने वाले थे, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, और यहाँ आकर उसने फारसी भाषा भी सीखी, संस्कृत को सीखने की कोशिश भी की। तो विलियम जोन्स और कोलब्रुक के विचार क्या थे जो भारत में अभी शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसके प्रति। वो खास रवैया रखते थे हमारी शिक्षा के प्रति। क्या वे भारत और पश्चिम दोनों को प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव से थी। प्राचीन काल के इंस्टीट्यूट आपको क्लास 6 के शायद याद हो, नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, यहाँ पर विदेशों से और हमारे देश के हजारों बच्चे पढ़ते थे और हजारों टीचर हुआ करते थे। 6ठी क्लास में लिखा है कि पाटलिपुत्र, नालंदा 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे वहाँ इंस्टीट्यूट में और 1,000 से ज़्यादा टीचर हुआ करते थे। तो एजुकेशन सिस्टम में भी हम गौरवान्वित थे, बहुत उच्च शिखर पर थे, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन हुआ। लेकिन इन दोनों ने भी वही बात कही कि भारत अपने शिखर पर थे। तो भारत का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो अच्छा था,
तो उसी तरीके से इनको शिक्षित करना चाहिए। भारत के पुराने धार्मिक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, कानूनी ग्रंथ, तो उनका अध्ययन करना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के असली विचार व कानूनों को इनकी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, तो उनका अध्ययन बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी और फारसी इस्लामिक कानून को पढ़ाने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कब? 1781 में। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, तो देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु गंभीर कंपनी के सभी अफसर इस विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, यानी कि बहुत से जो अंग्रेज ऑफिसर हैं इनको क्रिटिसाइज करते थे, इनकी आलोचना करते थे कि हमें इन पर पैसा, इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम पर या शिक्षा पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने तरीके से शैक्षणिक गतिविधियाँ जो है या शिक्षा व्यवस्था है जो है वो उसको स्थापित करेंगे, उसको लागू करेंगे। एक और व्यक्ति थे जो भारत को शैक्षणिक दृष्टि से विस्तार करना चाहते थे भारतीय अपनी भाषा में, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स एक मुंशी से भारतीय भाषा सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, फारसी सीख रहे हैं उनसे। तो जैसा कि ऊपर बताया, बहुत से अंग्रेज अधिकारी अभी भी भारत को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे, तो बोलते थे पूर्व की जघन्य गलतियाँ। बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। प्राच्यवादी वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ ना मैं। प्राच्यवादी मीन्स हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारा प्राचीन दृष्टिकोण, और पाश्चात्यवादी मतलब अंग्रेजों का अपना। अंग्रेज इंग्लैंड वेस्ट में है ना, पश्चिम में, तो उसको बोलते हैं पाश्चात्यवादी। और हमारा जो प्राचीन प्राचीन संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको प्राच्यवादी बोलते हैं। तो बोलते थे इनको संस्कृत यानी कि अपनी भाषा में सिखाने में पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जेम्स मिल इन विचारों को प्रदर्शित करने में सबसे पहले स्थान पर थे, घोर विरोधी थे प्राच्यवादियों के। वो बोलते थे कि अंग्रेजों को केवल भारतीयों को खुश करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए उनकी हिसाब से पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। ज़्यादातर इन्वेंशन आपको पता है यूरोप कंट्रीज़ ने की हैं, तो वो चाहते थे वो साइंटिफिक नॉलेज भारतीयों को दी जानी चाहिए धार्मिक जानकारी के बजाय। मिल के समर्थक एक और थे लॉर्ड मैकाले। मैकाले का कहना था कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, लाइब्रेरी होती है ना अपनी, लाइब्रेरी में जो अलमीरा होती है, तो अलमीरा का एक केबिन जो है, एक खाना, तो यूरोप महाद्वीप की वो बोल देते हैं कि लाइब्रेरी का एक खाना पूरे भारतीय साहित्य से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है। 1835 का एक्ट इन्हीं के कारण पास हुआ, इनको मैकाले मिनट्स भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, कि फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, कि संस्कृत या फारसी में नहीं सिखाया जाए, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, मतलब इंग्लिश मीडियम। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाए, इनको कोई किस प्रकार का प्रोत्साहन हम नहीं देंगे, कोई ग्रांट नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे, इनको अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इनको इन्हें अपने आप क्षण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। किस टाइप के इंस्टीट्यूट अपने आप खत्म हो जाएंगे, हम सहायता नहीं करेंगे। तो इसी व्यवस्था में एक और कदम आगे बढ़ाया गया। वुड्स डिस्पैच में इंग्लैंड से वुड डिस्पैच पारित किया गया। लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, उसको वुड्स डिस्पैच बोलते हैं। तो कंपनी के नियंत्रण मंडल के जो चीफ थे उस टाइम, जो अध्यक्ष थे, वो थे चार्ल्स वुड। तो उन्हीं के नाम से ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जाना जाने लगा। इसमें क्या था, स्पष्ट लिखा गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। मतलब स्पष्ट था कि संस्कृत या फारसी में वो ज्ञान नहीं देंगे, वो शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, उन स्कूलों की सहायता नहीं करेंगे।
इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, अपने तरह से यहाँ के लोगों को शिक्षा प्राप्त करें। व्यवसाय के लिए शिक्षा, उसमें बहुत अच्छी बात ये थी उनके लिए, ये जिस प्रकार से हम यहाँ के लोग को देंगे भारतीयों को, तो व्यवसाय में हमारे को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा व्यवसाय में? तो इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो ये इंग्लिश हमारे कल्चर को समझेंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो हमारे कल्चर को समझेंगे, हमारी संस्कृति को समझेंगे, तो इनका लाइफस्टाइल जो है, जीवन जीने का तरीका, वो धीरे धीरे हमारे जैसा बन जाएगा। और यदि हमारे जैसा ये बनने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सामान भी खरीदेंगे जो हम यूज़ करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। इसलिए यूरोप के कारखानों में बनने वाला सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो हुआ ना व्यवसाय के लिए लाभ, क्योंकि इस प्रकार से लाइफस्टाइल, उनके विचार इस तरह से माइंड वॉश कर देगा कि हम अंग्रेज बनने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज जैसे रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसा खाते हैं, जैसे चीज़ें उपयोग करते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो इसलिए कहते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो अंग्रेज जो भी काम करते थे वो उसमें अपना फ़ायदा देखते थे, और यहाँ भी उन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि हम इनको पढ़ाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। चलिए इसी में एक और कदम आगे बढ़ते हैं। 1854 ईस्वी में भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। 1854 के वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही इन विद्यालयों की स्थापना की गई। ये उसी साल हुआ जिस साल हमारे देश का पहला स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। 1857 में आपको पता है दिल्ली में 1857 की क्रांति हुई थी, इसलिए दिल्ली में स्थापित नहीं हुआ। बाकी 3 जगह यूनिवर्सिटीज़ बनी, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में। ये बम्बई का बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, आप पिक्चर देख सकते हैं। श्री राम कॉलेज कोलकाता का ये भी देख सकते हैं। अब ये नई व्यवस्था लागू हुई तो पुराने स्कूलों का क्या हुआ, जो हमारे यहाँ स्कूल चलते थे? अंग्रेजों को उसके बारे में भी एक रिपोर्ट दी गई कि भारत में भी स्कूल हैं लेकिन छोटे हैं, वो फैसिलिटी नहीं है, और टीचर इतने ज़्यादा नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन बच्चे तो पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। तो विलियम एडम की एक रिपोर्ट है। विलियम एडम स्कॉटलैंड के एक ईसाई प्रचारक थे। अब सवाल ये उठता है प्रचारक क्या होता है? ईसाई प्रचारक मीन्स जो धार्मिक गतिविधियों को चलाने के लिए यहाँ पे आए थे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई बने। तो उन्होंने क्या किया कि 1830 ईस्वी में बंगाल और बिहार 2 राज्यों का दौरा किया, सर्वे की एक तरह से। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की वहाँ पे जाके, तो उसमें पता लगा कि 2 ही राज्यों में केवल 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, और हर स्कूल में 15-20 बच्चे ज़रूर पढ़ते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो 20 की एवरेज आई। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इन 2 ही राज्यों में तकरीबन 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये था कि पढ़ते कैसे हैं वो? उनको वहाँ एक ही अध्यापक होता है, वही पढ़ाता है, एक ही क्लासरूम, यानी कि एक ही जगह बैठते हैं सारे का, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। कोई निश्चित प्रकार का समय सारणी, करिकुलम, पाठ्यक्रम ऐसा कुछ नहीं है। एक ही टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। बच्चों के लिए भी कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आएंगे कब जाएंगे, अपनी मर्जी छुट्टी कर लेते हैं। जब फसल कटने का टाइम होता है उस टाइम छुट्टी कर लेते हैं, महीना क्लास नहीं लगती हैं, फसल कट जाती है, फिर दोबारा आते हैं, फिर दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्कूल ज़्यादातर जो धनी लोग हैं या जो व्यापारी लोग हैं, वो जो आचार्य लोग थे, जो गुरुजी जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता करते थे, फाइनेंशियली हेल्प, उसके कैन से वेतन कहाँ से मिलता था आचार्य को? जो व्यापारी लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, राजा जो हैं, वो उनको हेल्प किया करते थे कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इनको कुछ आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, एक ही साथ बैठते थे, कोई निश्चित क्लासरूम नहीं थी। बाद में इनको गुरुकुल भी कहा जाने लगा, गुरुकुल व्यवस्था। तो 1854 में जो नई व्यवस्था लागू हुई तो इनका क्या हुआ? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, जो इन स्कूलों में पढ़ाते थे उन्हीं को। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था।
प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। इट मीन्स अब टाइम टेबल लग गया। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। पहले पाठ्य पुस्तक नहीं होते थे, किताबें, कॉपियाँ, लेखन सामग्री कुछ नहीं होता था। अब किताबें भी होने लगी, कापियाँ भी होने लगी, लिखने के लिए सामग्री भी दे जाने लगी। और ख़ास बात यह है कि जो पहले एग्ज़ाम नहीं होते थे, कंटेस्ट करते थे, लर्न करते थे, याद करते थे, आचार्य जी ने सुन लिया, चलो जी नेक्स्ट क्लास में होगी। क्या होगी, नियमित रूप से वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएँ भी होने लगी और शुल्क भी लिया जाने लगा। नियमित शुल्क यानी कि फीस भी। नियमित रूप से कक्षा में आएँ, सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन भी करें। आजकल के जैसे स्कूल हैं, इस तरह की व्यवस्था लागू की गई। 1854 के नए एक्ट में और क्या हुआ, नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा यह हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी, जब मर्जी छुट्टी कर लो। नई व्यवस्था के अनुसार ही मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में बच्चों को स्कूल आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो अनुशासनहीनता माना जाता था और बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, ऐसा सोच थी कि तू कटाई के समय, फसल कटाई के समय से घर रहता है, स्कूल नहीं आता है तो पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा सोचते थे। नई व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद अंग्रेज अफसर ही नहीं, भारत के शिक्षा के बारे में भारत के लोग भी धीरे धीरे सोच रहे थे कि हमारे बच्चों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आए बदलाव के प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा लगाएं। अंग्रेज शिक्षा के विकास के लिए लगाया जाएगा पैसा, ये स्पष्ट था 1835 के एक्ट में भी और 1854 के एक्ट में भी कि भारत में ब्रिटिश सरकार जो पैसा लगाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा लगाएगी, वो सारा का सारा पैसा इंग्लिश मीडियम के लिए लगेगा, न कि संस्कृत और फारसी पढ़ाने के लिए। अब क्या हमारे देश के जो नेता थे उनके क्या विचार थे, इसमें दो ही नेता के विचार यहाँ पे लिए गए हैं इस पाठ में। पहले है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है ये हमारे को गुलाम बना रही है, हमारे लोगों को गुलाम बना देगी। उनका मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है, क्योंकि जब वो पढ़ाते थे, अपने कल्चर के बारे में बताते थे, इंग्लैंड के बारे में, वो सोचते थे, जब हम अपने आप को हीन समझते थे, हमारे यहाँ भी नहीं है ऐसा, उन्होंने इतना ज़्यादा विकास कर लिया, तो हम अपने आप को हीन समझते थे, तुच्छ समझते थे, छोटे समझते थे। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था इस शिक्षा में विष भरा है, यानी कि जहर वाली शिक्षा है ये, और पाप पूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों का प्रभाव डाला है। उसके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत होकर पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने लगे लोग, वही चीज़ खरीदने लगे, वही चीज़ उपयोग करने लगे, वही जो ऊपर बताया था मैंने ना कि व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब उनका व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा। जो लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखते थे वो वही सामान खरीदते थे जो इंग्लैंड से आता था। तो उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ें और अपने स्कूलों में पढ़ें और खादी का उपयोग करें, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें, विदेशी सामान का बहिष्कार करें। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, पंगु बना देगी, एक तरह से न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेज शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। ये फोटो देखिए, इसमें महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर डिस्कस कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे महिलाएं भी बैठी हैं, शिक्षा पर विचार विमर्श हो रहा है। दोनों के बीच में कुछ विचार दोनों के मिलते थे और कुछ एक दूसरे के आलोचक भी थे।
सभी तरह से एक दूसरे से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा ये हमारे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन टैगोर चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के जरिए ही हमारा बच्चों का विकास हो सकता है, वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेचुरल तरीके से। अंग्रेजों ने जो स्कूल खोले हैं उस तरह के स्कूलों में नहीं, बल्कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से पढ़ने देना चाहिए, उनकी बुद्धि अपने आप विकसित होगी। चलो देखते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान, केवल रटते जाओ, याद करो और पेपर दे दो, मार्क्स ले लो, यही है। इस प्रकार की शिक्षा जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है। उनकी सोच थी केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती, इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कुछ न कुछ हुनर होना चाहिए उनके अंदर। हम कह सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन आजकल जो ITI या पॉलिटेक्निक में दी जाती है, कुछ न कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। अब टैगोर की बात लीजिए। टैगोर ने एक अलग से स्कूल खोला जिसको बोलते हैं शांति निकेतन। ये शांति निकेतन 1901 में कलकत्ता से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एकांत में, जिस प्रकार से हमारे नवोदय होते हैं गांव और शहरों से दूर एकांत में, प्राकृतिक परिवेश में, स्वच्छ वातावरण में, तो उसी प्रकार से उन्होंने, टैगोर ने भी शांति निकेतन खोला स्वच्छ वातावरण में, और बच्चों को वहाँ पर स्वतंत्र छोड़ा, अपनी मर्जी से जो वो बनाएं, अपनी मर्जी से नए नए इन्वेंशन करें। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ की छाया में बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं इनको आज़ाद तरीके से। टैगोर का शांति निकेतन, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोला। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी गई, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और गांधी जी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच अंतर भी थे। अंतर क्या थे? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के बेहतर तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा पर जोर दिया कि बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी लेनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को परिवर्तन चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे ये ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। अब ये कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होती है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस आज़ादी के बाद भी जारी रही और आज भी जारी है कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। कुछ साल पहले आपने देखा होगा ना, CC सिस्टम, नया सिस्टम चलाया था, 8-10 साल चला, अब वो चेंज हो गया। अब ये नया सिस्टम आया है हमारे सामने, कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो तो कुछ और नई तरह की शिक्षा हमारे देखने को मिले। तो इस पाठ में हमने निम्न बातें सीखी जो ऊपर बताई गई थी, वही उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।